नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी की पूरी श्रृंखला चल रही है। अब तक मैंने बहुत से वीडियो मध्य प्रदेश के प्रश्नोत्तरी के रूप में डाल दिया है। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चनों के नंबर हो सकते हैं आगे पीछे हों, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसी क्वेश्चन है तो इसमें नंबर से में आप मत जाइएगा। आपको 100 से अधिक क्वेश्चन लगभग इसमें देखने को मिलेंगे पूरे स्लाइड्स में। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? कौन सा शहर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। अब इसमें और आपको क्या ध्यान रखना है, फैक्ट रूप में याद रखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि 82.5 डिग्री एंड हाफ 30 मिनट 82.5 डिग्री ये मध्य प्रदेश के एकमात्र कौन सा जिला जहाँ से गुजरती है? एकमात्र जिला जहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, तो याद रखिएगा सिंगरौली ऐसा जिला है। एकमात्र जिला कौन सा है? तो एकमात्र जिला है सिंगरौली, जहाँ से 82.5 डिग्री एंड हाफ जो रेखा है वह यहाँ से गुजरती है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है फैक्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। कौन सी? चंबल घाटी जो है भ्रंश घाटी नहीं है, जबकि दिए गए ऑप्शन सोन घाटी, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी भ्रंश घाटी हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो ऐसी नदी जो दो पहाड़ों के बीच से बह रही हैं ऐसी, ठीक। तो नर्मदा, सोन, ताप्ती ये घाटियों से होकर बहती, वैली से होकर, ड्रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो ऐसी कौन सी नदी नहीं है इसमें ड्रिफ्ट वैली में? तो चंबल घाटी इसमें नहीं आती है, भ्रंश घाटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। इसे आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। और फैक्ट यहाँ पे दक्षिण पूर्वी मानसून से बारिश होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से बारिश होती है। साथ ही साथ यह जो मध्य प्रदेश है इसमें बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की जो खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी और इसके साथ ही अरब सागर, दोनों ही शाखाओं से बारिश प्राप्त करता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से क्या करता है? मानसून या वर्षा प्राप्त करता है। तो इस फैक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? किस भौतिक भाग में आती है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य भारत। किस में स्थित है? मध्य भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक विभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश को 7 भौतिक विभागों में बांटा गया। कितने? 7 भौतिक विभाजन में या भौतिक विभागों में बांटा गया भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को, जिसमें जो चंबल घाटी है यह मध्य भारत के अंतर्गत आती है। इसी में और मैं आपको बता दूं और एक्स्ट्रा फैक्ट, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बघेलखंड का पठार है ये सबसे कम भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र है। सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? तो बघेलखंड का सबसे छोटा है। जबकि मालवा का पठार कौन सा? मालवा का, जबकि मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार यह सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है, सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार। सबसे छोटा कौन सा है? तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी स्थित है महादेव की पहाड़ियों में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव की पहाड़ियों में। इसी महादेव की पहाड़ी में स्थित है कौन सा? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मध्य प्रदेश की भी? धूपगढ़, 1350 मीटर। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है, यदि आपसे क्रम पूछा जाए इन श्रेणियों का क्रम, तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व जब अपन बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, इधर मान लिया आपका ये वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट है, तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे। सबसे पहले आपको राजपीपला की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, राजपीपला की पहाड़ी पहले में पड़ेगी, ठीक। तो इसको मैं क्रम में लिख दे रहा, पहले पड़ेगी आपको राजपीपला की पहाड़ी,
उसके बाद बुरहानपुर का दर्रा मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगी आपको ग्वालियर की पहाड़ी मिलेगी, फिर उसके बाद महादेव पर्वत मिलेगा और लास्ट में मैकाल पर्वत मिलता है। ठीक, तो ये क्रम है, तो इसे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। राजपीपला की पहाड़ी, फिर बुरहानपुर दर्रा आता है, फिर ग्वालियर की पहाड़ियाँ आती है, फिर महादेव की पहाड़ी आती है और लास्ट में आता है मैकाल श्रेणी। अमरकंटक वाला जो हिस्सा आता है मैकाल श्रेणी सबसे अंतिम में आता है या सबसे पूर्वी छोर में स्थित है। तो इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी किस में स्थित है? पचमढ़ी स्थित है महादेव की पहाड़ी में, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो याद रखना है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सेकंड पोजीशन पे, डी इसका सही आंसर हो जाए दूसरा। कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का? तो याद रखना है 308,252 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है। या ये ऑप्शन जब आपके पास ना रहे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 308,245 वर्ग किलोमीटर, 308,245 वर्ग किलोमीटर, ये ऑप्शन रहेगा। नहीं तो ये ऑप्शन रहेगा, कोई दो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो आपको याद रखना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 308,252 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए कितने प्रतिशत है देश के क्षेत्रफल का, तो 9.38% यह देश के क्षेत्रफल का भाग है मध्य प्रदेश। ठीक, इतना हिस्सा है देश के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है गुडविल। कौन सी श्रेणी है? गुडविल चोटी। विंध्य श्रेणी की, विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, इसे बोला जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक मध्य प्रदेश जो प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, नर्मदा सोन घाटी है, जो पश्चिमी भाग है ये नहीं है। ठीक, पश्चिमी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी नहीं है। ठीक, पश्चिमी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मालवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, बघेलखंड मध्य प्रदेश में है, महाकौशल मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर का पठार यह मध्य प्रदेश में नहीं है। छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो मालवा के पठार पे, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं हैं, ये आपको बताना है। तो जो मालवा के पठार पर नहीं आता, ये बैतूल नरसिंहपुर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बैतूल और नरसिंहपुर मालवा के पठार पे नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो इसके ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे याद रखना है। आपके जो ऑप्शन होगा 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने अलग से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन की वीडियो डले हुए हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन का वीडियो डला हुआ है इसी चैनल पे, आप इसे जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। उसमें मैंने बहुत विस्तृत से बताया हुआ है सभी चीज़ों के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये शायद अपन डिस्कस भी कर लिया था मैंने, कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 9.38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, डेमोग्राफी।
क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व डेंसिटी कितनी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व आपका 236। मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है 236 है। अगला है मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंडोरी मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये है भोपाल में। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या इंदौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ करना, इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या। अगला है मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है। मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो इसके जो ऑप्शन है दिए गए हैं आपके, तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर लिटरेसी कितनी है मध्य प्रदेश की, तो आपको ध्यान रखना है 78.7%। 78.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है, किसका है, तो बालाघाट जिले का। कितना है 1021 प्रति हज़ार पुरुष में 1021/1000 इसका बालाघाट जिले का लिंगा अनुपात है, जो कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर। मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश 10 की वृद्धि दर है 20.3 मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। और यदि आपसे पूछा जाए यहीं पे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है इंदौर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला है इंदौर। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। आपसे पूछ ले जाए सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला, सबसे कम 10 की वृद्धि है अनूपपुर। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो अनूपपुर है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है किसमें, इंदौर में। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर। बालाघाट क्या है, ऑप्शन में देख लेते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला इंदौर हो गया। बालाघाट सर्वाधिक यहाँ पे क्या है, अभी बता दिया, सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे है। भोपाल जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ, भोपाल में है। और वहीं बात करें कि जो हरदा है उसके बारे में क्या फैक्ट है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या का वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो हरदा जिले की है। तो इतने फैक्ट आपको इनमें सभी के मैंने डेमोग्राफी फैक्ट आपको जनसंख्या के फैक्ट इसमें बता दिए हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इंदौर है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला हो गया, बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो गया, भोपाल सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हो गया, भोपाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और हरदा सब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका हरदा है। तो इतने फैक्ट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका इंदौर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है आपका। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिए संध्या अग्रवाल का संबंध है क्रिकेट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला है, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा जो मोहम्मद समीर दाद इनका संबंध है हॉकी से। किससे है, हॉकी की ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं समीर दाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धरोहर को विश्व धरोहर का गौरव प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस धरोहर को विश्व धरोहर का गौरव प्राप्त है, तो ये खजुराहो को भी दिया गया है, सांची को भी दिया गया है, भीमबेटका को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ऑल, ठीक है ना, सभी को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। अब इन्हें हम देख लेते हैं कि इन्हें कब कब दिया गया है। इसका राइट आंसर पहले सभी हो जाएगा, कब कब दिया गया, तो याद रखिए खजुराहो को दिया गया है 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा,
सांची को दिया गया था 1989 में, और आपको देख रहे हैं भीमबेटका को दिए गए सन 2003 में। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसे अच्छे से ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के 3 ही स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस सभी। अगला है मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से हैं? तो एक है महाकालेश्वर, जो कि कहाँ पे है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर कहाँ पे आता है? तो महाकालेश्वर उज्जैन का पहला ज्योतिर्लिंग। दूसरा आपको रखना है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, ठीक, 2 नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जो 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ठीक, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के पवित्र नगर उज्जैन में प्रत्येक कितने वर्षों में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिए प्रत्येक 12 वर्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। लास्ट टाइम कब हुआ था? तो आपका क्या रखना, 2016 में पिछला कुंभ का आयोजन किया गया था। अगला कब किया जाएगा? नेक्स्ट कब आयोजित हो जाएगा? नेक्स्ट कुंभ आयोजित होगा 2028 में। कब होगा? 2028 में अगला कुंभ का आयोजन इसी क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाएगा, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इसी के बाद साथ सिंहस्थ कुंभ की मेले की बात चली है, तो याद रखिए जो सिंहस्थ कुंभ है यह सबसे बड़ा मेला है, धार्मिक रूप से सबसे बड़ा मेला है ये, ठीक ना, सबसे बड़ा मेला है ये धार्मिक रूप से, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको पर्यटन विकास बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस किले में हवा महल बना हुआ है? मध्य प्रदेश के किस किले में हवा महल बना हुआ है? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी का किला। चंदेरी के किले में हवा महल का निर्माण किया गया है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। धार का किला कहाँ पे स्थित है? तो धार का किला धार मांडू में याद रखिए। ग्वालियर का किला ग्वालियर में है, ठीक है। बांधवगढ़ का किला या उमरिया में है, ठीक, इन्हें भी इसके स्थान भी आपको याद रखना है। और हो सके तो आप इनका निर्माण किसने करवाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि इन किलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है मुमताज़ की कब्र कहाँ अवस्थित है? मुमताज़ की कब्र कहाँ पर अवस्थित थी? तो याद रखिए मुमताज़ की पहले कब्र कहाँ पे? बुरहानपुर में स्थित थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव की समाधि किस स्थान पर बनी हुई है? पेशवा बाजीराव की समाधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा विगत दिनों फरवरी या मार्च में एग्जाम आयोजित किया गया, उसमें पूछा गया था पेशवा बाजीराव की समाधि, उसका स्थान का नाम दिया था कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यह इनकी जो समाधि स्थित है यह खरगोन में स्थित है। खरगोन में भी कहाँ? तो याद रखिए रावरखेड़ी, आपको याद रखना जगह का नाम रावरखेड़ी है, उस जगह पर पेशवा बाजीराव की क्या है? समाधि स्थल स्थित है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। खरगोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भर्तहरि की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भर्तहरि की गुफाएं कहाँ पर है? तो भर्तहरि की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पे हैं? भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में है, बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं ये भर्तहरि गुफाएं, कई एग्जाम पूछा जाता है। तो याद रखिए भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में है, जबकि धार में क्या है? तो याद रखना है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो बाघ की गुफाएं हैं धार में। विदिशा में क्या है? तो विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? अगला क्वेश्चन है पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए पांडव गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से नगर को राज्य शासन के द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से नगर को पवित्र नगर घोषित किया गया है राज्य शासन के द्वारा? ओरछा, उज्जैन और मंदसौर। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी को क्या किया गया है? सभी को पवित्र नगर घोषित किया गया है, तो ऑल ऑफ दिस सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हैं? पवित्र नगर राज्य शासन के द्वारा घोषित स्थल हैं। अगला है ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ग्वालियर दुर्ग का निर्माण
किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिए ग्वालियर जो किला है इसका निर्माण राजा सूरत सेन के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था ये भी आप देख रहे 525 ईस्वी में। 525 ईस्वी में राजा सूरत सेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था। और इसी ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे ही किलों का मणि कहा जाता है। किलों का मणि भी किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी फैक्ट कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जहांगीर महल कहाँ अवस्थित है? जहांगीर महल कहाँ अवस्थित है? तो जहांगीर महल याद रखना आपको ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? तो जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रानी रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है? रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? तो रानी रूपमती का महल स्थित है मांडू में। रानी रूपमती का महल कहाँ पे स्थित है? तो रानी रूपमती का महल स्थित है मांडू में। जबलपुर में क्या स्थित है? तो याद रखिए जबलपुर में स्थित है मदन महल कहाँ पे स्थित है? तो मदन महल स्थित है। मदन महल किला ये जबलपुर में स्थित है। इसे भी आप धार में क्या स्थित है? तो धार में धार का किला स्थित है। ठीक, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खूनी दरवाज़ा किस महल में स्थित है? खूनी दरवाज़ा निम्न में से किस महल में स्थित है? तो याद रखिए जो खूनी दरवाज़ा चंदेरी के किले में स्थित है। चंदेरी का किला कहाँ आता है? इस पे से स्थान पूछे तो आप याद रखिएगा चंदेरी का किला मतलब अशोकनगर में स्थित है चंदेरी का किला। इसी चंदेरी के किले में स्थित है कौन सा? खूनी दरवाज़ा महल या खूनी दरवाज़ा स्थित है। अगला है अजयगढ़ का किला किस राजा के द्वारा बनवाया गया? अजयगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया? तो आपको याद रखना है जो अजयगढ़ का किला है इसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। और यह स्थित कहाँ है अजयगढ़ का किला? तो अजयगढ़ का किला आपको याद रखना पन्ना में स्थित है। अजयगढ़ का किला स्थित कहाँ है? तो पन्ना में अजयगढ़ का किला स्थित है। इसे राजा अजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? भरहुत का स्तूप कहाँ स्थित है? तो याद रखना भरहुत का स्तूप स्थित है सतना जिले में। गुप्तकालीन स्थल है भरहुत का स्तूप, अच्छे से याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी खोज कर्निंघम के द्वारा की गई थी। कर्निंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह कहाँ पे स्थित है? गुप्तकालीन स्थल सतना में यह स्थित है भरहुत का स्तूप। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मैंने बता दिया, फिर से सुनिए। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। अगला है तानसेन का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिए जो तानसेन का मकबरा है यह ग्वालियर में है। और क्या खासियत याद रखना है? तो यह मकबरे में सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत कैसी? मकबरे के रूप में, मकबरे के रूप में बनी सबसे बड़ी इमारत है या ऐसा कहें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मकबरा तानसेन का मकबरा है। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? तो याद रखिए जो बैजू बावरा की समाधि है यह चंदेरी में स्थित है। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? तो बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। और चंदेरी किस जिले में आता है? तो चंदेरी अशोकनगर में आता है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों को मध्य प्रदेश में कौन से मंदिर का उल्लेख किया हुआ है? तो याद रखिए खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा जब किया था उसने यहाँ की तो इसने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है पर्यटन स्थल अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? पर्यटन स्थल
अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा की लंबाई कितनी है? मैं बार बार जितनी मेरी श्रृंखला होंगी मैं कोशिश करता हूँ आपको कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स बताऊँ, ताकि आपके लिए जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है ऐसे पूरे फैक्ट्स आपको पता चल जाए। तो नर्मदा नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो नर्मदा नदी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर। और आपसे पूछ ली जाए मध्य प्रदेश में कितनी है, एमपी में नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 1077 किलोमीटर। देश की कौन से नंबर की नदी है? तो यह 5वीं सबसे बड़ी नदी है देश की। देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और इसी नर्मदा को किसने नामोदस कहा? नामोदस कहा जाता है। किसने कहा इसको नामोदस? नामोदस कहा किसने? टॉलमी ने। नामोदस किसने कहा नर्मदा को? तो टॉलमी ने कहा। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा या मैकलसूता के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। अगला है ताजमहल के निर्माण हेतु किस नमूने को आधार बनाया गया था? मतलब ताजमहल को बनाने के लिए किसकी प्रकृति या प्रतिकृति कहेंगे, उसका कॉपी प्रतिकृति कहेंगे, किसकी ली गई थी जब ताजमहल का निर्माण कराया गया था? तो याद रखना है, आपको याद रखना है मांडू में होशंग शाह के मकबरे के रूप में। मांडू के होशंग शाह के मकबरे को प्रतिकृति के रूप में या नमूने के रूप में आधार बनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है किस शासक के द्वारा सांची स्तूपों की नींव रखी गई थी? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछे, अब सीधे पूछता है कि सांची के मंदिरों का निर्माण किसने करा, सांची को स्तूप किसने बनवाया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा किस शासक के द्वारा सांची के स्तूप की नींव रखी गई थी? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक किस वंश का था? सम्राट अशोक तो आपको रखना है मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का यह शासक था सम्राट अशोक। इसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सांची है कहाँ, ये तो आपको पता ही होगा, या नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि सांची के स्तूप या सांची कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला है राजवाड़ा का महल कहाँ पर स्थित है? राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए राजवाड़ा महल बहुत प्रसिद्ध है इंदौर में। राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। अगला है पर्यटन स्थल पचमढ़ी की खोजकर्ता कौन थे या खोज किसने की थी? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर जेम्स फॉरेस्ट। जेम्स फॉरेस्ट ने पचमढ़ी की खोज की हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महल ग्वालियर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महल ग्वालियर में स्थित है? गुजरी महल ग्वालियर में है, मोती महल ग्वालियर में है, जय विलास पैलेस ये भी ग्वालियर में है। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, या यह सभी सही हैं जो कि ग्वालियर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट संघ का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिए क्रिकेट संघ का मुख्यालय है इंदौर में स्थित है। अगला है सरला सरवटे का संबंध किस खेल से है? सरला सरवटे का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए सरला सरवटे का संबंध तैराकी से है। किस खेल से संबंध है? सरला सरवटे का संबंध तैराकी से है। अगला है निम्नलिखित में एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो एकलव्य पुरस्कार है यह मध्य प्रदेश के शासन द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या एकलव्य पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो, अर्थात जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। जबकि विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सीनियर खिलाड़ियों को। विक्रम पुरस्कार किसे मिलता है? तो याद रखिए विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 वर्ष से कम आयु के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मध्य प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल कूद विद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीहोर जिले में यह स्थित है। अगला है चंदू सरवटे का किस खेल से संबंध है, या चंदू सरवटे किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदू सरवटे क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो खेल कूद और युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा खेल की दृष्टि से। तो इसकी स्थापना खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में महिला हॉकी की स्थापना कब की गई? एकेडमी की महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना, तो याद रखिए महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में की गई। और कहाँ पे है? तो याद रखिए महिला हॉकी एकेडमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? स्थान पूछे तो ग्वालियर में 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऐश्वर्या राय का जो संबंध है किस खेल से है? या मध्य प्रदेश में ऐश्वर्या राय का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में ऐश्वर्या अग्रवाल है, सॉरी ऐश्वर्या राय बोल रहा हूँ, माफ़ करना, ऐश्वर्या अग्रवाल का संबंध किससे है? तो ऐश्वर्या अग्रवाल का संबंध है टेनिस से। किस विधा से संबंधित है? तो यह टेनिस की खिलाड़ी हैं ऐश्वर्या अग्रवाल। अगला है, ऋषिकेश कानितकर किस खेल से संबंधित हैं? ऋषिकेश कानितकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश कानितकर का संबंध क्रिकेट से है। ऋषिकेश कानितकर का संबंध क्रिकेट से है। अगला है, मेजर जगदले का संबंध मेजर जगदाले का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए मेजर जगदाले का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम किस महानगर में स्थित है? किस महानगर में स्थित है ऐसा आएगा। तो ये नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नेहरू स्टेडियम जो स्थित है यह इंदौर में स्थित है। नेहरू स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अगला है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसका स्थित है। या ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? मध्य प्रदेश में आईएमपी क्वेश्चन है। या तो मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो याद रखिए 15 मई 1990। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 15 मई 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विजय नायडू का संबंध किस खेल से है? मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विजय नायडू, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं विजय नायडू, इनका संबंध किससे है? तो याद रखिए इनका संबंध भी क्रिकेट से है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी क्रिकेट से है, विजय नायडू का। अगला है, इंदौर में स्थित होलकर स्टेडियम की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कि इंदौर में स्थित होलकर स्टेडियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए महाराज यशवंत राव के द्वारा। महाराज यशवंत राव के द्वारा होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब आई? मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति की घोषणा कब की गई? तो याद रखिए 1989 में मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति की या प्रथम खेल नीति की घोषणा की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से टेस्ट नहीं खेला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने निम्न में से भारत की ओर से टेस्ट नहीं खेला है? अभय खुरासिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अभय खुरासिया, इन्होंने भारत की ओर से टेस्ट नहीं खेला। जबकि मुश्ताक अली इन्होंने खेला हुआ है और ये विदेशों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। नरेंद्र हिरवार ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने 16 विकेट लिए हुए हैं, उस कारण प्रसिद्ध थे, 16 विकेट लिया हुआ है, तो ये खिलाड़ी भी प्रसिद्ध थे। अगला है, मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण का पुराना नाम क्या था? मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण का पुराना नाम क्या था? तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पुराना नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक किस शहर में लगाया था, किस मैदान पर लगाया था? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक और विश्व का पहला दोहरा शतक ग्वालियर स्टेडियम में लगाया था। और स्टेडियम का नाम पूछ ले तो रूप सिंह स्टेडियम, क्या रूप सिंह स्टेडियम में लगाया हुआ था, रूप सिंह स्टेडियम। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश का दूधिया रोशनी फ्लड लाइट वाला एकमात्र स्टेडियम है, या कौन सा? ग्वालियर स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम जो कि है ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक लगाया था। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर में खेलों की राजधानी कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस शहर को खेलों की राजधानी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को खेल राजधानी का दर्जा प्राप्त है। अगला है, वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में अपना दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया था? तो याद रखिए होलकर क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे लगाया था? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। और ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है इंदौर में। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है, ये रीवा में स्थित है। ठीक,
और नेहरू स्टेडियम में भी इंदौर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है उस किसे घोषित किया है? मल्लखम्ब को मध्य प्रदेश में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है। और इस मल्लखम्ब में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिए, मल्लखम्ब के खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शासन प्रभास जोशी मल्लखम्ब पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है और इसे मध्य प्रदेश में राजकीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में एस्ट्रोटर्फ मैदान है ऐशबाग स्टेडियम, जो कि भोपाल में स्थित है। इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से गलत युग्म को बताइए। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो देखिए क्या है, चंदेरी का किला, फिर बांधवगढ़, तो ये सही है, बांधवगढ़ उमरिया में है, गुजरी महल ग्वालियर में है, और असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? असीरगढ़ का किला ये कहाँ पे है? ये गलत हो जाएगा आपका। जबकि बांधवगढ़ चंदेरी का किला जो है, अब इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो आपका चंदेरी का किला है ये कहाँ पे स्थित है? तो चंदेरी का किला जो है, चंदेरी का किला या कहाँ स्थित है? चंदेरी का किला अशोकनगर में आता है। कहाँ पे आता है? अशोकनगर हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में अलग हो गया, गुना से अलग हो गया था। तो चंदेरी किला पुराने उसमें देखें तो गुना में था, अब कहाँ पे चला गया? चंदेरी किला अशोकनगर जिले में आ गया है। तो ये 3 राइट आंसर हो जाएंगे। जबकि असीरगढ़ का किला ये बुरहानपुर में है। कहाँ पे है? यह असीरगढ़ किला राइट आंसर बुरहानपुर हो जाएगा, जबकि इसमें खरगोन दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो शुरू के 3 गलत हैं, शुरू के 3 सही हैं, चौथा गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असीरगढ़ किला इसमें से असत्य है या इसका युग्म सही नहीं है। इसमें याद रखिए ये गुना नहीं है, याद रखना आपको अशोकनगर है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिले में संबंधित गलत जोड़ा बताइए। तो बांधवगढ़ उमरिया में आता है, सही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में आता है, सही है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, जबकि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है डी गलत युग्म है। जो भोपाल या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में नहीं आता है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यह होशंगाबाद में आता है, या नर्मदापुरम नया नाम जो है उसमें आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है? वन विहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। कहाँ पे किया जा रहा है? भोपाल में ऐसा निर्माण किया जा रहा है उद्यान एकांत का निर्माण। अगला है, राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला देखते हैं। ये शायद हो चुका आपका। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना या प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर हरि सिंह गौर। अगला है, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप स्थित है? कायथा कहाँ पे आता है आपसे पूछना? तो कायथा उज्जैन के समीप स्थित है। कायथा एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि उज्जैन में स्थित है। अगला है, कालिदास के किस ग्रंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है? कालिदास की किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में यह वर्णन मिलता है। जबकि पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के वर्णन मिला है मालिका अग्निमित्रम में, और मेघदूत में अमरकंटक का वर्णन मिलता है। इसे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो मेघदूत है इसमें अमरकंटक का वर्णन मिलता है, अमरकंटक का वर्णन मेघदूत में मिलता है। और अग्निमित्र है ना, पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी या पुत्र था अग्निमित्र, उसका वर्णन किसमें? मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं?
अर्जुन सिंह रह चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और श्यामाचरण शुक्ल रह चुके हैं, सुंदरलाल पटवा भी रह चुके हैं। तो इनमें से कौन व्यक्ति है जो यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा, इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला है, चंबल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य या चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंबल अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुरैना जिले में स्थित है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अगला है, मध्य प्रदेश में पहली बार किस साड़ी का पेटेंट कराया गया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में पहली बार जिस साड़ी का पेटेंट कराया गया उस साड़ी का नाम था चंदेरी की साड़ियाँ। किस साड़ी का कराया गया था? तो चंदेरी की साड़ियाँ। और चंदेरी की साड़ी कहाँ की किस जिले में मिलती हैं? तो अशोकनगर। याद रखना आपको, कहाँ? अशोकनगर में चंदेरी की साड़ियाँ पाई जाती हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें। तो पहला पेटेंट जिस साड़ी का कराया गया था मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ थी। हाल में किसके दिया गया जीआई टैग? देखा जाए पेटेंट जीआई टैग किसको दिया गया है? तो याद रखना है आपको बालाघाट के चावल को। ठीक, बालाघाट का जो चावल है, यदि आपको पता हो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताइए कि किस चावल की को, बालाघाट के किस चावल को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला है, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? याद रखिए ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में स्थित है। शहडोल अमलाई में आती है ओरिएंट पेपर मिल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोपकरण कारखाना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर। यह युद्धोपकरण से संबंधित, युद्ध से संबंधित यहाँ पे कोई भी ऐसे उपकरण नहीं बनाए जाते, तो युद्धोपकरण कारखाना या ग्रे आयरन फाउंड्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। भेल की स्थापना किस देश से सहयोग से की गई है? तो याद रखिए भेल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। किस देश के सहयोग से की गई भेल की स्थापना? तो भेल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। और कहाँ पे है भेल? तो भेल की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सत्रावसान हो या सत्र को आहूत करना हो, ये दोनों आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यह दोनों आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित किस तिथि को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग निर्णय लिया गया है, मतलब लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? निम्नलिखित में किस तिथि को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही है 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38.5%। 38.5%। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हरसोट है जिसे बोला जाता है जिप्सम पाया जाता है? तो आज देखिए जो पाया जाता है किसमें? इस शायद इसमें ऑप्शन गलत हो रहे हैं दिए गए ऑप्शन में से। इसको जो जिप्सम पाया जाता है, मैं बता इसको, ये ऑप्शन इसके गलत है पूरे आपके। यहाँ पे जो जिप्सम पाया जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम जो पाया जाता है रीवा में पाया जाता है। हरसोट है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो यह रीवा में पाया जाता है। ये इसके ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुका है? इसमें से दिए गए ऑप्शन में से तो ए के पांडे ये सब नहीं रहे। इनमें से कोई अध्यक्ष मध्य प्रदेश का अध्यक्ष इनमें से कौन रहा है? लोक सेवा आयोग का मतलब MPPSC का दिए गए ऑप्शन में से कौन अध्यक्ष रहा है? तो के पांडे अध्यक्ष रह चुके हैं। इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा के पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार विक्रम पुरस्कार देती है, एकलव्य पुरस्कार देती है, विश्वामित्र पुरस्कार देती है, मतलब सभी, ऑल ऑफ दिस, सभी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यह सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, यह जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है और यह कोच को दिया जाता है। ठीक, इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को, एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को और जबकि कोच को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो सभी पुरस्कार दिए गए ऑप्शन, सभी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो याद रखिए उसकी अवधि थी 61 से 66। क्या थी? 61 से 66। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ओमकारेश्वर 52 गजा बड़वानी में है, बिल्कुल सही है। गोमतगिरी ये इंदौर में है। सोनागिरी, ये सोनागिरी जो है ये दमोह में नहीं है, ठीक। तो इसमें से ये आंसर खंडा में सही है। जो सोनागिरी है ये ऑप्शन गलत दे रहा है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सोनागिरी दमोह में नहीं आता। सोनागिरी कहाँ आता है, दतिया में आता है। सोनागिरी कहाँ आता है, सोनागिरी दतिया में आता है। तो यह युग्म गलत हो जाएगा, डी इसका, ठीक। अगला है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और मध्य प्रदेश का 5वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा वह स्थल है पचमढ़ी। कौन सा स्थल है, पहला मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसे घोषित किया गया था वह स्थल है कौन सा, पचमढ़ी। कब किया गया, तो 1999 में, 1999 में इसे जैव मंडल आरक्षित या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। अगला है, राष्ट्रीय खनिज नीति का अनुसरण मध्य प्रदेश के अनुसरण में मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब बनाई गई, तो मध्य प्रदेश खनिज नीति बनाई गई थी 1995 में, 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति बनाई गई। इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र इनमें से कहाँ पे है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया में आता है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। अगला है, रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1955 में कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना जबलपुर में की गई थी। जितनी फैक्ट्रियां हैं रक्षा क्षेत्र की सभी कहाँ पे स्थित हैं, जबलपुर में स्थित हैं। तो ये थे आपके लगभग अप्रॉक्स 100 के आसपास महत्वपूर्ण और छटे हुए क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या इन्हें पूछे जाने की फिर संभावना है। ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह, साथ ही साथ कुछ मैंने तथ्यों का भी उनमें समावेश किया है जो कि आपके लिए आगामी एग्ज़ामों के लिए या मतलब किसी एग्ज़ाम के दृष्टि से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, फीडबैक आप ज़रूर दिया कीजिए और आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।